वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम के मज़मून जोग्राफिया के सबक मिट्टी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा याद कीजिए, मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं? मिट्टी की तश्कील के दौरान गैर हयाती अज्जा कहाँ से आते हैं? और नंबर 3 है, मिट्टी का तनव्वु किन अज्जा पर मुनहसिर होता है? ये तीनों सवालात के जवाबात आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हम इससे पहले इन से मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं, तो आपके ज़हन में कुछ न कुछ मालूमात तो इससे मुतालिक होंगी। आइए हम मज़ीद मालूमात मिट्टी की आगे हासिल करेंगे। मिट्टी की तश्कील में हिस्सा लेने वाले अवामिल। मिट्टी की तश्कील में यानी मिट्टी बनने का अमल। अब मिट्टी बनने का जो अमल है, उस अमल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है वो यहाँ पर बताया गया है। पहला है मौरूसी चट्टानें या बुनियादी चट्टानें, यानी जो सख्त चट्टानें होती है बुनियादी, जो ऊंचे इलाके होते हैं उन्हें जो है तो चट्टान कहते हैं, तो ये भी होता है शामिल। उसके बाद हयाती अज्जा। हयाती अज्जा में नबातात शामिल होते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे वगैरह, और मुर्दा अजसाम जानदारों के, यानी जो भी जानदार है वो अगर मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद उन सब मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो। और इलाकाई आब हवा, यानी उस इलाके की आब हवा, बारिश और हवा वगैरह। ज़मीन की ढलवान और मुद्दत, ये तमाम चीज़ें जो है मिट्टी के बनने में शामिल होती है, तो इनसे मुतालिक हम मज़ीद मालूमात तफसील से आगे हासिल करेंगे। किसी भी इलाके में वहाँ पर जो मौजूद होती है मौरूसी चट्टान या बुनियादी चट्टानें, उनकी टूट फूट होती है हवा की वजह से, बारिश की वजह से, और उनके ज़र्रात धीरे धीरे उस इलाके में फैल जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी का वजूद होता है। आप तस्वीर में मौरूसी चट्टान जो है तो देख रहे हैं। ये मौरूसी चट्टान के टूट फूट की वजह से मिट्टी का वजूद हुआ है। ये मौरूसी चट्टान या बुनियादी चट्टान महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर वाक़े है और इसे बेसाल्ट की चट्टान भी कहा जाता है। इससे तैयार होने वाली मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जुनूबी भारत में ग्रेनाइट और नीस मौरूसी चट्टानों की फरसुदगी के सबब सुर्ख मिट्टी तैयार होती है। जुनूबी भारत में अलग होती है और महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा पर अलग होती है, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं और नक्शा भी दिया हुआ है महाराष्ट्र के कौन से हिस्से में ये मिट्टी, रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी जो है तो तैयार हुई है। ये दक्कन की सतह मुर्तफ़ा का नक्शे में बताया गया है और यहाँ पर चट्टान भी जो है तो आप लोगों को दिखाई दे रही है। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी
किस तरह दिखाई देती है और सुर्ख मिट्टी जो जुनूबी हिंदुस्तान में मिलती है वो भी जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जुनूबी भारत में ग्रेनाइट और नीस मौरूसी चट्टानों की फरसूदगी के सबब सुर्ख मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी जो है तो बनती है। इलाकाई आबो हवा यानी किसी इलाके की आबो हवा यानी पानी और हवा भी वहाँ की मिट्टी की तश्कील में असरअंदाज होते हैं। मौरूसी चट्टानों की फरसूदगी मिट्टी बनने के अमल का पहला मरहला होता है। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी जो है तो एक चट्टान पर पड़ रहा है और पानी उसके ऊपर गिरने की वजह से उसके धीरे धीरे जो है तो उसका कटाव होगा और वो धीरे धीरे छोटे छोटे ज़र्रात में बह जाएगी मिट्टी जो चट्टान के ऊपर है। यानी चट्टान के कटाव की वजह से मिट्टी का वजूद होता है। इसी तरह जब हवाएं चलती है और इन चट्टानों से जब हवाएं टकराती है तो उन्हें थोड़े थोड़े बारीक बारीक छोटे छोटे ज़र्रात में उसका कटाव होता है और फिर वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाती है उस इलाके में। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे मिट्टी के बारीक ज़र्रात भी जो है तो उनके होते हैं और कभी कभी हमारी आंखों में भी जो है तो वो चले जाते हैं। तो इस तरह से उस इलाके की आबो हवा यानी पानी और हवा भी वहाँ की मिट्टी तैयार करने में मदद देते हैं। आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे ये जो पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है ये कोहे सह्याद्री है और यहाँ पर जब बारिश गिरती है तो इन चट्टानों में पानी रिसने की वजह से तकतीर के सबब जांभी मिट्टी तैयार होती है जिसे लेटराइट या गुले खश्ता भी कहा जाता है। और ये तो सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले में और उस इलाके में पाई जाती है जांभी मिट्टी, जबकि इससे पहले मैं आप लोगों को बताया कि दक्कन की सतह मुर्तफ़ा में बेसाल्ट चट्टानों की वजह से रेगुर या काली मिट्टी जो है तो तैयार होती है। तो दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की मिट्टी तैयार होती है। जैसा कि मौरूसी चट्टानें इलाकाई आब हवा मिट्टी की तश्कील में मदद देते हैं, इसी तरह हयाती अज्जा भी मिट्टी की तश्कील में मदद करते हैं। जैसे नबातात और जानदारों के मुर्दा अजिसाम को हयाती अज्जा कहते हैं, यानी उस इलाके में जो नबातात होते हैं छोटे छोटे, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं पेड़ पौधे, इसी तरह जो भी जानदार होते हैं, जानवर हो या कोई भी हो, वो तमाम चीज़ें जो है तो हयात उनके जो है वो हयाती अज्जा उनसे हासिल होते हैं। वो जब मरते हैं और मिट्टी में जो है तो मरकर मिल जाते हैं तो इन्हें जो है तो हम लोग हयाती अज्जा कहते हैं और इनसे तज्ज़िया कारी होती है। कुछ जानदारों के ज़रिए तज्ज़िया कारी भी होती है, मसलन केचुए, हज़ारपा, दीमक, गोजर, चूंटिया वगैरह। इस तरह के सड़े गले हयाती मादे को ह्यूम्स कहते हैं। मिट्टी में ह्यूम्स का तनासुब ज़्यादा होने पर मिट्टी ज़रखेज़ बन जाती है, यानी बहुत सारे जो जानदार होते हैं वो मिट्टी की तज्ज़िया कारी करते हैं और उसे जो है तो ह्यूम्स कहते हैं इन सड़े गले हयाती मादे को। तो इस तरह से सिर्फ चट्टानों की फरसूदगी से और छोटे छोटे मिट्टी के ज़र्रात ही नहीं शामिल होते इसमें, बल्कि इसमें जानवरों के सड़े गले मादे और नबातात वगैरह भी जो है तो मिले होते हैं जो पानी में सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे
کہ کیچوے کے ذریعے کھاد تیار کرنے کا تجربہ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ تصویر میں آپ لوگ کیچوے دیکھے ہوں گے ابھی، اور اصل میں بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کی مدد سے جو ہے تو کھاد تیار ہوتی ہے۔ کھاد یعنی کہ جو کھیت میں اناج اگانے میں مدد کرے، جس سے فصل جو ہے تو اچھی آتی ہے، زمین جو ہے تو زرخیز ہوتی ہے۔ لیکن ان سے کھاد تیار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، یعنی زیادہ جو ہے تو ٹائم جاتا ہے۔ اب ایک مٹی بننے میں کتنا وقت لگتا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، مدت جو ہے وہ کتنی لگتی ہے۔ مٹی بننے کا عمل ایک قدرتی عمل ہے۔ اس عمل میں موروثی چٹان کی فرسودگی، آب و ہوا اور حیاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ بہتر مٹی 2.5 سینٹی میٹر کی تہ بننے میں ہزاروں سال کا عرصہ لگتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اسکیل میں آپ لوگوں نے ناپا ہوگا کہ 2.5 یعنی کتنا۔ تو اتنی تہ میں، یعنی اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ہماری جو کنارے والی انگلی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی انگلی سب سے ہاتھ میں، تو اس کی آدھا جو حصہ رہے گا وہ 2.5 آئے گا لگ بھگ انداز سے۔ تو اتنی مٹی طے ہونے میں، اتنی مٹی بننے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں وقت جو ہے تو زیادہ جاتا ہے۔ قدرت کی جانب سے عطا کردہ مٹی کو انسان ایک وسیلے کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے۔ اس کا استعمال خاص طور پر زراعت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 آدمی، ایک طرف اوپر والی تصویر میں ایک آدمی جو ہے تو دواؤں کا چھڑکاؤ کر رہا ہے، یعنی جراثیم کش دواؤں کو جو ہے تو وہ کھیتوں میں اس کو چھڑکاؤ کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے تاکہ فصل جو ہے تو زیادہ خراب نہ ہو۔ اور نیچے والی تصویر میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کھیتوں میں جب زیادہ دواؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، جراثیم کش دواؤں کا، تو اس کی وجہ سے مٹی کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے اور اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر فصل جو ہے تو زیادہ اگر چھڑکاؤ کریں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد وہاں پر صحیح فصل بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ ان دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر تصویر میں دیا گیا ہے کہ زراعتی مٹی سے مراد عام مٹی نہیں ہے۔ چٹانوں کی فرسودگی سے تیار ہونے والے ریزے مکمل یا نامکمل طور پر سڑے گلے نامیاتی مادے اور بے شمار خوردبینی جانداروں کے آمیزے ہوتے ہیں۔ مٹی میں موجود جاندار اور غیر جاندار اجزاء میں مسلسل باہمی تفاعل جاری رہتا ہے۔ نباتات کی نشو و نما کے لیے ضروری غذائی اجزاء انہیں اس مٹی سے حاصل ہوتے ہیں۔ مٹی میں ایک مکمل نظام پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس عام مٹی صرف ایک شے یا مادہ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ کمہار جس شے کو استعمال کرتا ہے اسے عام مٹی کہتے ہیں، اور کسان جسے استعمال کرتا ہے وہ زراعتی مٹی کہلاتی ہے۔ کسان مٹی کے ایک مکمل نظام کا استعمال کرتا ہے، جبکہ کمہار ایک مادے کا استعمال کرتا ہے جسے عام مٹی کہتے ہیں۔ یہاں پر فرق بتایا گیا ہے مٹی کا، کہ مٹی میں کس طرح سے فرق ہوتا ہے۔ کسان جو مٹی تیار کرتا ہے، اگر ہم وہ مٹی اصل مٹی ہوتی ہے، اور کمہار جو استعمال کرتا ہے وہ ایک صرف شے ہوتی ہے۔ اگر ہم کمہار جو مٹی استعمال کرتا ہے اس سے اگر فصل اگائیں گے تو اس میں فصل نہیں اگے گی، اناج نہیں اگے گا، کیونکہ اس کے اندر نامیاتی مادے، خوردبینی جاندار اور دوسری چیزیں جو شامل ہوتی ہے مکمل مٹی بننے میں وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں مٹی کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔
तजुर्बा करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जैसे हजम के 3 गमले लेंगे, यानी एक जैसे दिखने वाले एक साइज के जो है तो हमें 3 गमलों को लेना है। एक गमला हमें पहले वाला खाली रखना है, दूसरे गमले की सतह का सुराख बंद कर देना है और उसमें सिर्फ पानी डालना है, और तीसरे गमले में मिट्टी डालना है। यानी पहला गमला खाली रहेगा, दूसरे में पानी रहेगा और नीचे का सुराख बंद रहेगा, जो गमले के नीचे छोटा सुराख आता है, छोटे छोटे सुराख। और तीसरे गमले में हमें मिट्टी डालना है, यानी शुरुआत के 2 गमले में मिट्टी नहीं डालना है और तीसरे में मिट्टी डालना है। उसके बाद हमें कोई ना कोई बीज इन तीनों में डालना है, जैसे मटर, राई, मूंग, मेथी, गेहूं, धनिया वगैरह के जो बीज आते हैं वो तीनों गमले में डालना है हमें। और तीनों गमलों को धूप में रखना है और इन्हें 4-5 दिन जो है तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी डालना है। अब क्या होगा वो हमें देखना है कि खाली गमले और पानी से भरे हुए गमले में डाले हुए बीजों का क्या हुआ। यानी जो खाली गमले थे और पानी से भरे हुए गमले थे उसमें बीजों का क्या हुआ, और मिट्टी के गमले में डाले हुए बीजों का क्या हुआ, वो हमें समझ में आएगा। कि इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मिट्टी जिसमें थी उसमें जो बीज डाले गए थे उसमें पौधे आ जाएंगे, जबकि एक खाली गमला और सिर्फ पानी वाला जो दूसरा गमला था उसमें वो बीज में कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ अमल नहीं होगा, जबकि मिट्टी वाले में पौधे आ जाएंगे। यानी मिट्टी को जो है तो बहुत अहमियत हासिल है और मिट्टी की वजह से जो है पौधे उगते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब हमें जोग्राफियाई वजाहत जो है तो करना है यहाँ पर कि नबातात की पैदाइश, उसकी नशोनुमा और नबातात को सहारा देने में मिट्टी को बहुत अहमियत हासिल है। यानी अगर मिट्टी नहीं होगी तो नबातात नहीं बनेंगे, पैदा नहीं होंगे। ये बात को जो है तो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। उस्तवाई खित्ता आप लोग इस तस्वीर में देख रहे होंगे। तीर के निशान से जो है तो बताया जा रहा है कि 0 दर्जे का जो खत होता है उसके आसपास का जो इलाका होता है, दोनों तरफ, शुमाल में भी और जुनूब में भी, तो उसे उस्तवाई खित्ता कहते हैं। वहाँ पर जो है तो नबातात ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, जबकि और वहाँ की ज़मीन भी जो है तो ज़रखेज़ रहेगी। कहाँ की? उस्तवाई खित्ते की। इसके बरक्स जिस इलाके में ज़रखेज़ मिट्टी नहीं होती वहाँ नबातात का फुकदान होता है, यानी नबातात वहाँ पर नहीं होते हैं। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो ज़रखेज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर किसी भी किस्म के नबातात नहीं पाए जाते हैं। और तीसरी तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कुतबी इलाकों में भी नबातात से घिरे इलाके आपको नज़र नहीं आएंगे। कुतबी इलाके यानी दुनिया का एकदम शुमाली हिस्सा और जुनूबी हिस्सा, जहाँ पर बिल्कुल जो है तो बर्फ़बारी होती है, हमेशा वहाँ पर बर्फ़ से ढके होते हैं वो इलाके, तो वहाँ भी नबातात हमें नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ साजगार आबो हवा, भरपूर पानी और सूरज की रोशनी मुहैया होने पर ही नबातात फल फूल नहीं सकते, बल्कि इनके लिए ज़रखेज़ मिट्टी ही नबातात की बेहतरीन नशोनुमा की बुनियाद फराहम करती है। यानी ज़रखेज़ मिट्टी का होना ज़रूरी है। ज़मीन में बीज डालने पर फसल उगती है। इस हकीकत को इंसान ने जिस दिन समझ लिया, इस दिन से इसने मिट्टी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे ये बात समझ में आई कि दरियाओं की वादियों की ज़रखेज़ मिट्टी में उम्दा फसलें होती है
तब इंसान ने इन वादियों में इज्तिमाई शक्ल में रहने लगा। यहीं से इंसान की दरियाओं की वादियों वाली कदीम तहजीब का आगाज हुआ, मसलन सिंधु और हड़प्पा तहजीब। बड़े पैमाने पर आबादी में इजाफे की वजह से इंसान खेतों में अनाज पैदा करने लगा। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, खेती बाड़ी और इसमें पैदा की जाने वाली फसलों का इन्हिसार ख़ास तौर पर किसी इलाके में पानी की दस्तयाबी और मिट्टी की ज़रखेज़ी पर जो है तो होता है। इसलिए ज़रखेज़ मिट्टी की तलाश और वहाँ रिहाइश पजीर की दौड़ शुरू हो गई, और खूब फसल उगाने और मिट्टी की ज़रखेज़ियत में इजाफे के लिए इंसान मुख्तलिफ कोशिश करने लगा और मुख्तलिफ खादों का इस्तेमाल करने लगा। इस वजह से खेतों में पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। हर इलाके में मिट्टी अलग अलग किस्म की होती है, इसलिए मिट्टी की अक़साम की बुनियाद पर ग़िज़ाई फसलें, फल और फूल वगैरह उगाए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो दक्कन की सतह मुर्तफ़ा है, वहाँ पर काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी मिलती है, तो वहाँ पर जवार, बाजरा जैसी फसलें जो है तो उगाई जाती है। कोकन का इलाका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक वगैरह रियासतों में मिट्टी वहाँ की अलग होती है, इसलिए वहाँ पर चावल की फसलें जो है तो उगाई जाती है। यानी अलग अलग जगहों पर मिट्टी का अलग ज़रखेज़ी होती है, इसलिए फसलें भी अलग होती हैं। मध्य प्रदेश का जो इलाका है, वहाँ पर पानी के रिसने वाली मिट्टी होती है, जिसमें आलू की फसल खूब उगती है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि अलग अलग जगहों पर मिट्टी की ज़रखेज़ी अलग होती है, इसलिए वहाँ पर उसी हिसाब से फसल उगाई जाती है। मुकामी पैदावार के लिहाज से किसी मुकाम की इंसानी ग़िज़ा का तयन होता है। जो भी मुकामी वहाँ पर पैदावार होती है, इंसान वहीं पर वो चीज़ खाता है। जिन मुल्कों में ज़राअत के लायक मिट्टी नहीं होती है, इन मुल्कों में पड़ोस के मुल्कों से अनाज दरामद करके ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी की जाती है। यानी वहाँ से बाजू वाले मुल्कों से अनाज को मंगाया जाता है। मसलन सऊदी अरबिया, कतर और अमान, यहाँ पर अनाज नहीं उगता है, मिट्टी उस काबिल नहीं है, इसलिए चीन, भारत, अमेरिका वगैरह से अनाज मंगाया जाता है और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। जिन इलाकों में ज़रखेज़ मिट्टी होती है, ज़रखेज़ मिट्टी यानी कि जिसमें आसानी से अनाज को उगाया जा सके, उसे ज़रखेज़ मिट्टी कहेंगे हम लोग। तो वो इलाके अनाज के लिहाज से खुद कफ़ील होते हैं, यानी उनके पास अनाज होता है। जिनके पास मिट्टी अच्छी होती है तो अनाज भी उनके पास उगता है। इसीलिए इन इलाकों में इंसानी बस्तियों की मरकूज़ियत नज़र आती है, यानी ऐसे इलाकों में इंसानी आबादी ज़्यादा होती है। समझ गए? जैसे अगर कहीं पर गन्ने की पैदावार हो रही हो, तो उस इलाकों में शक्कर के कारखाने भी होंगे, क्योंकि गन्ने से शक्कर बनती है। फिर शक्कर के जब कारखाने वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर शक्कर की सनत बन जाती है, और इस इलाके में जो है तो ज़्यादा तरक्की नज़र आती है, वहाँ पर आबादी भी जो है तो बढ़ जाती है। इस तरह से जहाँ पर जो चीज़ मुहैया होती है, वहाँ पर आसानी पैदा होती है, सहूलियात मुहैया हो जाती हैं। आप लोगों को यहाँ पर नक्शा नज़र आ रहा होगा, और नक्शे का आपको बगौर मुशाहिदा करना है और दर्ज झेल सवालों के जवाबात आपको याद रखना है और लिखना भी रहेगा आप लोगों को। जैसा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा
زمینی علاقہ کس قسم کی مٹی سے گھرا ہوا ہے؟ آپ لوگ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مہاراشٹر کا کون سا علاقہ زیادہ جو ہے تو کس مٹی سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر الگ الگ کلر سے بتایا بھی گیا ہے، موٹی خشک مٹی، کالی مٹی، جامبی مٹی، ساحلی مٹی، ساحلی پٹی کی دلدلی مٹی، زردی مائل مٹیالی مٹی، کوہستانی علاقہ۔ تو ان کو کلر الگ الگ دیے گئے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا رہے گا۔ دوسرا یہاں پر دیا ہوا ہے جامبی مٹی کن کن علاقوں میں پائی جاتی ہے، وہ آپ کو علاقوں کو ڈھونڈ کر لکھنا رہے گا۔ تیسرا یہاں پر دیا ہوا ہے مہاراشٹر کے دریاؤں کی وادیوں میں کون سی مٹی پائی جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے کوہ سہیادری کے علاقے میں کون سی مٹی پائی جاتی ہے۔ اور آخری ہے سیلابی مٹی کن علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس نقشے کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور دیے گئے سوالوں کے جوابات لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ابھی آپ نے مہاراشٹر میں پائی جانے والی مٹی کی اہم اقسام کا مطالعہ کیا ہے۔ مٹی کا رنگ، ساخت، اس کی تشکیل کا عمل اور اس کی تہ کی موٹائی وغیرہ جیسے عوامل کی بنیاد پر ہماری ریاست میں پائی جانے والی مٹی کی جماعت بندی 5 اقسام میں کی جاتی ہے، یعنی اسے 5 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ وہ پہلا ہے موٹی خشک مٹی، کالی مٹی، جامبی مٹی، ساحلی پٹی کی دلدلی مٹی اور زردی مائل مٹیالی مٹی۔ یہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ہم انہیں نمبر سے باری باری جو ہے تو ان 5 قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے موٹی خشک مٹی۔ آپ لوگ نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی موٹی اور خشک ہوتی ہے، اور یہ جھیج یعنی فرسودگی یعنی زمین کے کٹاؤ اور بارش کی کمی کی وجہ سے اس قسم کی مٹی تیار ہوتی ہے۔ سطح مرتفع کے مغربی حصے میں گھاٹ کی بلندی پر یہ مٹی پائی جاتی ہے، مثلاً اجنتا، بالا گھاٹ اور مہادیو کے پہاڑ کے مٹی میں ہیومس کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ موٹی خشک مٹی کہاں پر پائی جاتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ مٹی کی اقسام میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے کالی مٹی یعنی ریگور یا کالی مٹی۔ کپاس کی مٹی کے نام سے بھی کافی مشہور ہے یہ، کیونکہ اس میں کپاس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مٹی اوسط بارش والے علاقے میں پائی جاتی ہے، یعنی ایسے علاقوں میں جہاں پر بارش نہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے نہ تو بہت کم ہوتی ہے، یعنی اوسط بارش ہوتی ہے، ان علاقوں میں یہ مٹی کافی پائی جاتی ہے۔ ندی کی وادیوں میں، دلدلی میدان اور وادیوں والے علاقوں میں یہ مٹی پائی جاتی ہے۔ سطح مرتفع دکن کے مغربی حصوں میں نہایت سیاہ اور مشرقی حصوں میں ودربھ میں درمیانی سیاہ یعنی کالی، یہ 2 اقسام کی مٹی پائی جاتی ہے۔ یہ بھلے ہی کالی دکھائی دے لیکن اس میں حیاتی اجزاء کی مقدار کم ہوتی ہے، یعنی نباتات کے اور سڑے گلے مادے کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہاں پر سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالی۔ تو 2 قسم کی کالی اور تھوڑی کم کالی مٹی جو ہے تو ان علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے تو اس کے اندر ہے جامبی مٹی۔ جامبی مٹی کے بارے میں بھی آپ لوگ معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ سہیادری کے مغرب میں، کوکن کے ساحلی پٹی اور مشرقی ودربھ میں اس قسم کی مٹی پائی جاتی ہے۔ زیادہ بارش والے علاقوں میں چٹانوں کی جھیج کافی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، یعنی چٹانوں کا کٹاؤ بارش کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے موروثی چٹانیں جڑوں سے کھل جاتی ہے۔ چٹانوں میں موجود لوہا،
माहौल में मौजूद ऑक्सीजन गैस से आमेज होकर यानी मिलकर कीमियाई अमल से गुजरता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी का रंग तांबे जैसा होता है। आप लोगों ने तांबा देखा होगा, उसी की तरह ये जांबी मिट्टी जो है तो नजर आती है। अब इसकी चौथी किस्म है साहिली पट्टी की दलदली मिट्टी। कोकन के बहुत सी नदियां तवील नहीं है होती, लेकिन तेज रफ्तारी से बहती है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला दलदल यानी कीचड़ नदी के दहानों पर जमा हो जाता है। यानी नदियों के किनारे जो है तो ये कीचड़ जमा हो जाता है और उसकी वजह से जो है तो मिट्टी बनती है। मगरिबी किनारे पर नदी के दहाने पर यह मिट्टी तैयार होती है, मसलन धर्मित्र की खाड़ी, पनवेल का इलाका वगैरह। आप लोग पनवेल भी जानते होंगे, मुंबई से करीब। अब यहाँ पर मिट्टी की पांचवी किस्म है, जिसे जर्दी माइल मटियाली मिट्टी कहते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पाई जाने वाली ये मिट्टी बहुत जरखेज़ नहीं होती है, इसलिए ज़राअत के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल कम ही होता है। चंद्रपुर, भंडारा का मशरकी इलाका और सह्याद्री के पहाड़ी हिस्से में ख़ास तौर पर यह मिट्टी पाई जाती है। यानी इन जगहों पर जर्दी माइल मटियाली मिट्टी पाई जाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि रियासत की आबोहवा, मौरूसी चट्टानों और अरसे का असर मिट्टी तैयार होने के लिए ज़रूरी होता है। यानी इसके लिए वहाँ की आबोहवा और काफ़ी वक्त भी जो है तो मिट्टी को बनाने में दरकार होता है। आपको यहाँ पर एक काम दिया जा रहा है कि मिट्टी की जो है तो आप लोगों को 2 टेकरियाँ बनाना है। यानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है तो मिट्टी को लेना है। इनमें से एक टेकरी पर गेहूं या कोई भी एक पौधा उगाना है या उसमें बीज डालना है आप लोगों को। ऐसे इसके लिए जो है तो बीज डालेंगे आप लोग एक टेकरी में। दूसरे में 4-5 दिनों तक इस टेकरी पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आप लोगों को, और उसके बाद पौधे उग आने के 5-6 दिनों में दोनों टेकरियों पर झारी से पानी डालिए और मुशाहिदा कीजिए कि क्या होता है। यानी आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, मिट्टी की 2 टेकरियाँ बनाना है। इनमें से एक टेकरी पर गेहूं या कोई भी पौधे उग आए ऐसे बीज डालना है, और 4-5 दिनों बाद उस टेकरी पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पौधे उग आने के 5-6 दिनों में दिनों के बाद दोनों टेकरियों पर झारी से पानी डालना है आप लोगों को, और क्या होता है ये देखना है। अब हमें यहाँ पर मिट्टी की झीज और मिट्टी के ज़वाल के बारे में देखना है। पहले हमें मिट्टी का झीज का मतलब जो है तो समझना होगा। हवा और पानी की वजह से मिट्टी की जो परत होती है वो बह जाती है, उसे जो है तो मिट्टी की झीज कहते हैं। और फसलों के लिए कीमियाजात और खाद का हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से मिट्टी का ज़वाल होता है, यानी उसके अंदर ज़रखेज़ी जो है तो ख़त्म हो जाती है। तो झीज और ज़वाल का मतलब यही होता है कि मिट्टी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है और कम हो जाती है। बहता हुआ पानी, आब हवा और मुख्तलिफ तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। जब हवा बहती है, हवा तेज़ चलती है और पानी जो है तो बहता है, तो उस वजह से भी जो है तो मिट्टी की झीज होती है। मिट्टी जो है तो बह जाती है, मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। इस वजह से उसकी ज़रखेज़ियत में कमी वाक़ हो जाती है। और इसी तरह खेतों में मुख्तलिफ़ खादों का इस्तेमाल किया जाता है, कीमियाई खादों का, केमिकल वालों का खादों का। इसलिए जो है तो मिट्टी ख़राब होने लगती है, यानी मिट्टी का ज़वाल शुरू हो जाता है। अगर हम हद से ज़्यादा आबपाशी करें तो मौजूद जो नमक होता है पानी में वो ऊपर आ जाता है। ज़मीन के अंदर जो नमक होता है वो पानी में घुल कर जो है तो ऊपर आ जाता है, और पानी तबखीर होने पर नमक की तह मिट्टी के ऊपर जमा हो जाती है। आप लोग देखेंगे कि पानी अगर ज़्यादा हम डालेंगे तो वो
साथ में पानी के साथ में जो है तो ऊपर आ जाएगा नमक, और मिट्टी के ऊपर जो है तो नमक बैठ जाता है। अब जब ऊपर नमक बैठ जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर मिट्टी खारी हो जाती है, और कीमियाई मादों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये कीमियाई मादे साल हा साल मिट्टी में ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन इन मादों की वजह से मिट्टी में मौजूद खुर्दबीन जानदार के ख़त्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। अलावा अजी मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब भी घट जाता है, और नबातात के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिट्टी से गायब हो जाते हैं। मिट्टी के pH कद्र बिगड़ जाने से मिट्टी की सेहत बिगड़ जाती है, ऐसा समझा जाता है। यानी हद से ज़्यादा अगर हम केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो केमिकल साल हा साल यानी बहुत दिनों तक वहाँ पर ज़मीन में रहते हैं, जिसकी वजह से जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो मिट्टी को बनाने में मदद करते हैं वो सब मर जाते हैं, और उसकी वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत कम हो जाती है। जोग्राफियाई इशारात यहाँ पर हमें देखना है। कुछ मिट्टी में कोई मखसूस फसल जो है तो आला दर्जे की पैदा होती है, इसलिए ये फसल उस इलाके की शनाख्त बन जाती है। जैसे ज़िला सिंधुदुर्ग के हापूस आम, ज़िला बीड़ के सीताफल और नागपुर के संतरे। आप लोगों ने तो सुना होगा कि नागपुर के संतरे मशहूर है, और ज़िला सिंधुदुर्ग के हापूस आम मशहूर है, ज़िला बीड़ के सीताफल मशहूर है। तो इनको जो है तो ऐसी फसलों को आलमी जोग्राफियाई अशार्त कहते हैं, इनको ऐसा नाम दिया जाता है। ये काफ़ी मशहूर हो जाते हैं, और आप लोग तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी की झीज होती है, मिट्टी का जो है तो ज़वाल होता है, वो तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा मिट्टी की झीज और मिट्टी का ज़वाल, तो अब मिट्टी जो हमारे लिए इतनी कीमती है तो हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना जो है तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिट्टी की अहमियत के ख्याल को रखते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ को जो है तो अहमियत दी गई है। खेतों की ज़रख़ेज़ मिट्टी बारिश से बहने ना पाए, इसलिए खेतों के किनारों पर मुंडेरें बनाई जाती है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ अराज़ी मुंडेरों पर मुनासिब तादाद में झाड़ियाँ लगाना, खेतों के ज़्यादा ढलवानी हिस्सों में पत्थरों से बंद बनाना जैसे कामों को अंजाम दिया जाता है। दरख्तों के लगाने की वजह से हवाओं की रफ्तार पर काबू पाया जा सकता है। इसकी वजह से हवाओं के ज़रिए होने वाली उड़ियाकारी यानी ज़मीन का कटाव कम होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खेतों के आसपास दरख्त लगाना ज़रूरी है, और उसकी वजह से उड़ियाकारी जो मिट्टी की है वो रुक जाती है। इसी के साथ साथ मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्न में ढलवानी ज़मीन पर तवातुर से मुतवाज़ी नालियाँ बनाई जाती है। ऐसी नालियाँ मुख्तलिफ़ बुलंदियों पर खोदे जाने की वजह से ढलवानों पर से बहकर आने वाला जो पानी है वो अपने साथ कम रफ्तार लाता है, और उसकी वजह से मिट्टी वहीं पर रुक जाती है, मिट्टी जो है तो नीचे नहीं आने पाती। इस तरह से आप लोग तस्वीर में भी जो है तो देख सकते हैं कि किस तरह से मुतवाज़ी जो है तो नालियाँ बनाई गई है एक दूसरे के सामने। इन नालियों की वजह से बेहतर से बेहतर हम पानी को रोक सकते हैं और मिट्टी की उड़ियाकारी को बचा सकते हैं। मिट्टी की हिफाजत और उसके कटाव को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंसूबे भी बनाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र हुकूमत ने आबगीर इलाके का इर्तिका मंसूबे के तहत देही इलाकों में खेतों की ढलवानों की सिमत में पुश्ते तामीर करने का प्रोग्राम जारी कर रखा है। इसकी वजह से पानी रोकिए पानी जज्ब कीजिए मंसूबा भी बहुत कामयाब हुआ है। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से पुश्ते जो है तो तामीर किए गए हैं ताकि पानी को जो है तो रोका जा सके और मिट्टी की झीज में कमी लाई जा सके। हाल ही में हुकूमत ने पुर आब इलाका मंसूबा जो है तो शुरू किया है। पुर आब इलाका यानी पानी से भरपूर वाला इलाका जो है तो इस मंसूबे को भी जो है तो हुकूमत महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इसके तहत भी खेतों में पुश्ते बनाने, छोटे छोटे नालों में बहने वाले पानी को रोकने
نالوں کو آپس میں جوڑنے جیسے بڑے بڑے کام جو ہے تو کیے گئے ہیں، بڑے پیمانے پر یہ کیے جا رہے ہیں۔ اب مٹی کے تدریجی زوال کو روکنے کے لیے کیمیائی کھاد اور جراثیم کش دواؤں کو ان کا بیجا استعمال جو ہے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ زیادہ جراثیم کش دواؤں کا استعمال اور کیمیائی کھادوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی جگہ نامیاتی کھاد مثلاً گوبر کھاد جو گوبر سے بنی ہوتی ہے، کیچوا کھاد جو کیچوا اس سے پہلے میں بتایا آپ لوگوں کو، کمپوسٹ کھاد کا استعمال کر کے ہمیں زمین کا جو پی ایچ ہے مٹی کا، اس کی قدر کو متوازن رکھنا پڑتا ہے۔ پی ایچ جو ہے تو ایک لیول ہوتا ہے یعنی مٹی کا کہ اس کے اندر کوئی چیز بڑھی تو نہیں ہے، کوئی چیز گھٹی تو نہیں ہے، ہائیڈروجن وغیرہ کا جو تناسب ہے اس کے اندر زمین میں وہ بڑھا تو نہیں ہے، گھٹا تو نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے تو اس میں دیکھی جاتی ہے، اس کا ایک لیول جو ہے تو ناپا جاتا ہے، اسے ہی جو ہے تو پی ایچ کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے مٹی میں جو ہے تو ہیومس کے تناسب میں اضافہ ہونے میں مدد ملے گی اور مٹی کی زرخیزیت برقرار رہے گی۔ کس چیز کی وجہ سے؟ اگر ہم کمپوسٹ کھاد کا یعنی جو ہمارے وہاں پر کچرا گھان وغیرہ نکلتا ہے، جو سڑے گلے پھل فروٹ رہتے ہیں ہم لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، ان سے بھی جو ہے تو کمپوسٹ کھاد بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گوبر کھاد اور جو دوسری ایک کھاد کا ذکر کیا گیا ہے کیچوے کی مدد سے جو کھاد بنائی جاتی ہے، وہ تمام کھادوں کے استعمال کی مدد سے ہم زمین کی جو ہے زرخیزی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں آپ لوگ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ سائم اور مریم نے محسوس کیا کہ ان کے کھیت میں خوب فصل پیدا ہوتی ہے، لیکن کھیت کے کچھ حصے میں بہت ہی کم مقدار میں کم پیداوار ہوتی ہے وہاں پر۔ اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے اور انہیں ہم کیا مشورہ دیں گے، یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ لوگ 4 تصویریں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جیسے پشت تعمیر کرنا، شجر کاری کرنا، متوازی نالیاں جو ہے تو بنانا اور بند تعمیر کرنا۔ ان چاروں طریقوں کی مدد سے بھی جو ہے تو ہم لوگ زمین کی جو ہے تو زرخیزی کو بڑھا سکتے ہیں اور پانی جو زمین کی اوریا کاری ہوتی ہے اسے روکنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کھیتوں میں کچھ عرصے تک کسی قسم کی اگر فصل نہ اگائے یا عدل بدل فصل کو اگر اگائیں تو بھی یہ اہمیت کا حامل رہتا ہے۔ اس سے مٹی کی جو زرخیزیت ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم مٹی کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم نے سبق کے تمام نکات جو ہے وہ کور کر لیے ہیں، تمامی نکات کو جو ہے تو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے۔ اب اس کی مشق ہے، اس میں کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، وہ آپ لوگوں کو کرنا رہے گا، جیسے درجہ ذیل جدول مکمل کرو، ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے، معلومات لکھیے اور مٹی کے حوالے سے درجہ ذیل جدول مکمل کیجیے، اور کچھ سرگرمیاں بھی ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اسے آپ لوگ بہتر طریقے سے اس کی مشق کو جو ہے تو کریں گے۔ اتنا یہ سب سبق کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید معلومات کے لیے آپ لوگ یوٹیوب چینل پر جا کر مختلف قسم کی لنک ہے سوائل کے بارے میں، اسے بھی جو ہے تو آپ لوگوں کو دیکھ کر مختلف معلومات جو ہے تو آپ لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ بچوں اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔